एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मीडिया के माध्यम से बताया कि जो भी चुनाव हुए हैं उसकी पारदर्शिता सुरक्षित नहीं है और भारत के कोने-कोने से समाज को सुधारने वाले प्रचारक व समाज सुधारक, मंत्री एवं संगठन संचालक सबको एकत्रित होकर जन आंदोलन करने की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं करते तब तक जनता के अधिकार और वैचारिक मतभेद समाप्त नहीं हो पाएंगे। जो भी भारत की जनता का उत्थान करना चाहता है या करने में लगे हैं, उनको इस जन आंदोलन में एक साथ मिलकर वर्तमान सरकार को घेरना पड़ेगा और यह भी मुद्दा उठाना पड़ेगा कि 2024 का चुनाव ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से कराएं। पेश है एक रिपोर्ट। अब वो जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस, इस देश की 24 हाई कोर्ट के सभी जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जजेस, मजिस्ट्रेट, इस देश में जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, जितने भी हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी, जितने भी हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंजीनियर, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी वकील हैं, एडवोकेट हैं, निचली अदालत से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक के, मैं सबसे सवाल पूछता हूं, कोई भी एक बता दे क्या वो जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है? इवन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ये तो कह रहा है कि आओ आप चेक करो। इलेक्शन कमीशन खुद बतावे क्या वो जानता है ईवीएम कैसे काम करती है? मोदी इस बार जीतने के बाद में इन पार्टियों की कहानी ही खत्म कर देगा। अगर भाजपा सरकार 2024 में मोदी जीत कर आ गया तो सबसे पहले इन्हीं की गर्दन कटी, क्योंकि इस देश में इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। अगर मोदी 2024 में जीत के आ गया तो 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, न लोकसभा का होगा और न ही विधानसभाओं के चुनाव होंगे। कब बोलोगे भाई? जब कब्र में बिल्कुल तुम दफना दिए जाओगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा तब बोलोगे, तब तो बोलने लायक भी नहीं रहोगे। और क्योंकि पिछले कई सालों से ये चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रूप से नहीं हो रहा, लोगों की वोटों को लूटा जा रहा है, लोगों के मतों को लूट कर सरकार बनाई जा रही है। एक अजीब तरह की गुंडागर्दी लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई है ये। जन आंदोलन के बिना ईवीएम हटने वाली नहीं है और जन आंदोलन ट्विटर से नहीं हुआ करता कि 2 लाइन लिख दी और कहानी खत्म। ये तो केवल आप एक बस परंपरा निभा रहे हो, बस और कुछ नहीं है। अपने आप को अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हो। अन्यथा लड़ाई तो सड़क पर होगी, तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, आपको जो है जगह जगह सेमिनार करने पड़ेंगे, आपको धरने देने पड़ेंगे। सो ये जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, जब तक ये नहीं आएंगी ईवीएम नहीं हटेगी। और ये पार्टियां किसी गलतफहमी में न रहें, मोदी इस बार जीतने के बाद में इन पार्टियों की कहानी ही खत्म कर देगा। क्यों? अगर मोदी 2024 में जीत के आ गया तो 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, न लोकसभा का होगा और न ही विधानसभाओं के चुनाव होंगे। सो ये चुनावी प्रक्रिया ही खत्म हो जानी है। और जो लोग इसमें तकरीबन 4,500 की संख्या जो विधायकों की है, ये विधायक खद्दर का कुर्ता पजामा लटका के जो घूमते हैं, ये भी सारे खुंटी पे टंग जाने हैं। क्योंकि देश में राष्ट्रतंत्र की स्थापना होगी, जिस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए वो सारे काम करने लगातार कर रहे हैं, उसमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जब केंद्र से ही राज चलना है तो विधानसभाओं की क्या जरूरत है? और वैसे भी आप देखेंगे कि संघीय ढांचे पर लगातार मोदी के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। जैसे जीएसटी, आपने टैक्स कलेक्शन कर लिया पूरे देश का, आप दे नहीं रहे उन्हें, संघीय ढांचे पर प्रहार। जैसे कृषि कानून थे, कृषि कानून, उसमें मंडियों को जिस तरह से खत्म किया गया और मंडियां जो टैक्स लेती थी उसको खत्म करने की जो सारी योजना थी, वो सब कुछ वही था कि संघीय ढांचा जो है देश का खत्म हो। अब एक और बड़ी साजिश हो रही है संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए। केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है कि जो देश के बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं, जो अंतरराष्ट्रीय हमारा बॉर्डर है, उससे 100 किलोमीटर के अंदर अंदर पूरा वो केंद्र सरकार के अंडर में रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो बहुत से तो राज्य ऐसे हैं कि 100 किलोमीटर अगर आप चलोगे तो राज्य खत्म हो जाना। इसका मतलब पूरे राज्य को आप कवर कर लेंगे, वहां आपकी सरकार चलेगी, केंद्र की सरकार चलेगी। तो ये क्या मतलब है? ये सब है कि संघीय ढांचे को खत्म करके एकीकृत ढांचा आप खड़ा करना चाहते हैं और राष्ट्रतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए आप सारा सब कुछ कर रहे हैं। सो जो आप बात कर रहे हैं, इसलिए इन पार्टियों को बोलने की जरूरत है। मैंने अभी एक सेम पित्रोदा जी का वो सुना, एक इंटरव्यू जो संजय शर्मा 4PM वाले उन्होंने लिया। उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता नहीं ईवीएम के विषय में? सेम पित्रोदा ने कहा कि हाँ, राहुल गांधी को सब पता है ईवीएम के विषय में। तो पूछा फिर बोलते क्यों नहीं है? मैं नहीं जानता बोलते क्यों नहीं है। बोलना तो चाहिए, उन्हें बोलना पड़ेगा। कब बोलोगे भाई? जब कब्र में बिल्कुल तुम दफना दिए जाओगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा तब बोलोगे, तब तो बोलने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए सभी पार्टियों को बोलना पड़ेगा और इसीलिए हमने कहा कि हम सभी पार्टियों को बाकायदा लेटर लिखेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे इस आंदोलन में साथ दें, नहीं तो बचना कुछ नहीं है। तो इनकी कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया सिन्हा, वो तो सब कुछ ठीक बता रही है, ईवीएम पर उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, उन्हें लगता है अगर ठीक है तो मेरे इस सवाल का जवाब दे दें। क्या सुप्रिया श्रीनेत्र ऐसा अगर वो कह रहे हैं कि ईवीएम सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं पता, पर आप कह रहे हैं, मैं एक बार आप ही को सो अगर ईवीएम सब कुछ सही है तो बता देंगे कि वो जानती है कि ईवीएम कैसे काम करती है? जानती है क्या? मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस, इस देश की 24 हाई कोर्ट के सभी जजेस,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जजेस मजिस्ट्रेट, इस देश में जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, जितने भी हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी, जितने भी हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी वकील हैं, एडवोकेट हैं, निचली अदालत से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक के, और जितने भी इस देश में प्रोफेसर हैं, पीएचडी किए हुए हैं, डिग्री लिए हुए हैं, सारे के सारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सबसे सवाल पूछता हूं, कोई भी एक बता दे, क्या वो जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है? जब पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, उत्तर है बिल्कुल ना। पढ़े लिखे नहीं जानते तो अनपढ़ क्या जानेगा? केवल बैलेट पेपर ही ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से जो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति वो भी जानता है कि वो जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को अपनी वोट देना चाह रहा है, वो उसी पर ठप्पा लगा रहा है, उसकी वोट वहीं गिनी जाएगी। बुलाया गया था सारी पार्टियों को, चुनाव आयोग ने, क्या आई हैक करके दिखाई? कोई नहीं गया था। ये सब नौटंकी है, ड्रामा है। चुनाव आयोग ने हैक करने की बात, इसमें हैक करने की क्या है? जो चिप डलती है वो चिप मैनिपुलेट की जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि वो सारी चीजें, इवन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ये तो कह रहा है कि आओ आप चेक करो। इलेक्शन कमीशन खुद बतावे, क्या वो जानता है ईवीएम कैसे काम करती है? चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं बता सकता कि ईवीएम कैसे काम करती है। जो साथ में 2 इलेक्शन कमीशनर है वो नहीं बता सकते। वहां का जो स्टाफ है, एक्सेप्ट वो जो लोग हैं टेक्निकल लोग, उनके अलावा वो नहीं बता सकते कि ईवीएम कैसे काम करती है। तब भी नहीं समझ में आता कि ईवीएम से चुनाव क्यों हो जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना, यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और क्योंकि पिछले कई सालों से यह चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रूप से नहीं हो रहा, लोगों की वोटों को लूटा जा रहा है, लोगों के मतों को लूट कर सरकार बनाई जा रही है, एक अजीब तरह की गुंडागर्दी चल रही है, तो इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। सर, देश में अभी तक ईवीएम से 140 चुनाव हुए हैं, जिसमें 33 में कांग्रेस जीती है, 29 में भाजपा जीती है। तो क्या दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, बीजेपी कांग्रेस? देखिए, मैं ये नहीं जानता कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं या नहीं है, लेकिन कांग्रेस का अब तक भी ईवीएम के विरोध आंदोलन न करना निश्चित रूप से उन पर सवालिया निशान खड़े करता है। क्या कांग्रेस इस वजह से चुप बैठी है कि ईवीएम को लाने का जो श्रेय है वो तो कांग्रेस को ही है? क्या इस वजह से चुप है वो? मैं नहीं जानता कि कारण क्या है। और हो सकता है कि जो आप कह रहे हो ये सिक्के के 2 ही पहलू हों, भाई एक सिक्के के 2 पहलू, एक ये और एक ये भी हो सकता, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनकी चुप्पी देश को बहुत भारी पड़ रही है और बहुत भारी पड़ेगी। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया रूप में वो बघेल साहब को लेकर के कि ये जो आप आरोप लगाते हो ईवीएम को लेकर, नोटिस जारी किए गए कि प्रमाण दीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है, हम बार बार ऐसी याचिका स्वीकार नहीं करेंगे, और जवाब मांगना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने। मैं सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से सिंपल एक सवाल पूछता हूं बार बार, और इस बात को ध्यान में रखा जाए कि यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि देश में चुनाव विधानसभाओं का हो या लोकसभा का या राष्ट्रपति का, फ्री, ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वजन रखते हैं। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या वो ईवीएम को जानता है? फिर दोहरा रहा हूं सवाल को, ईवीएम को जानता है कैसे काम करती है? नहीं जानता। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी मैं ये पूछता हूं कि चुनाव जो होना चाहिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जानते हैं ईवीएम कैसे काम करती है? नहीं जानते। सो इससे ज्यादा दुख की और क्या बात होगी कि देश में जितने मतदाता हैं, इस बार 91 करोड़ के लगभग मतदाता थे, अब और बढ़ गए होंगे, 90 से 100 करोड़ के बीच में जहां मतदाता हैं, उनमें से 99.9% मतदाताओं को यह मालूम नहीं है कि ईवीएम कैसे काम करती है। इससे ज्यादा शर्म की और इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात क्या होगी? सर, ईवीएम को लेकर आप आरोप लगाते रहते हैं पिछले कई वर्ष से, इतनी सारी एजेंसीज हैं देश दुनिया की, यदि यहाँ गड़बड़ी हो रही है ईवीएम में, तो क्या वो एजेंसी खुलासा नहीं कर सकती इसकी देश और दुनिया की? दुनिया को क्या लेना आपसे? आपके देश में किसी तरह से चुनाव हो रहा है, उन्हें क्या लेना देना? उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या मोदी की तरह है कि अब की बार ट्रंप सरकार, भाई इलेक्शन हो रहा अमेरिका का और आके जाके मोदी यहां कह रहा जाके अब की बार ट्रंप सरकार, क्या मोदी की तरह सारे लोग जो ये भी नहीं समझते कि भैया इलेक्शन से हमारे क्या लेना देना है, ये तो इनका अंदरूनी मामला, चाहे जैसे करो। बहुत सारी पेगासस को लेकर या बहुत सारी जो जांच एजेंसी है वो भी तो कर सकती है। पेगासस एक अलग चीज है, पेगासस से पूरी दुनिया में लोगों की जासूसी हो रही है, एक देश में नहीं कई देशों में हो रही है। पेगासस एक अलग मसला है, वो बहुत गंभीर मसला, नो डाउट, पर चुनाव ये बिल्कुल अलग मामला है। चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं। आपके यहाँ कैसे चुनाव हो रहा, अमेरिका को क्या लेना देना? अमेरिका पे क्या फर्क पड़ेगा? आप सुप्रीम कोर्ट में आगे कब दायर करेंगे? देखिए, याचिका कब दायर करनी है उसका सही समय जब आएगा हम भी इस कदम को उठाएंगे, लेकिन जब हमारे सामने बहुत सारी चीजें कि जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई वो सारी की सारी जो है डिसमिस की सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी भी एक पड़ी है एडीआर की, और ये अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, मैं तो कह रहा हूं एडीआर ने इतने सारे सबूत दिए हैं, उसी को डिसाइड कर दे सुप्रीम कोर्ट तरीके से। और फिर यही सवाल कर रहा हूं कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए बता सकते हैं कि कौन सा तरीका है? यह जिम्मेदारी है, और ईवीएम से नहीं हो सकता। ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कभी नहीं हो सकता। कि ईवीएम से अगर लगातार चुनाव होंगे तो सबसे बड़ा नुकसान इसी बहुजन समाज का होगा।
अगर भाजपा सरकार 2024 में मोदी जीत कर आ गया तो सबसे पहले इन्हीं की गर्दन कटेगी, इन्हीं का सब कुछ निटेगा। आज भी जो सब कुछ हल्ला मच रहा है मुस्लिम को लेकर, मुस्लिम को केवल सामने रख के दिया जा रहा, हकीकत में जिनको तबाह ईवीएम के रहते भी 20 से 25% जो मैनिपुलेशन होती है, उसके रहते भी बीजेपी बिल्कुल देश में सरकार तो क्या 50 सीटें लायक भी नहीं बचेगी। वीवीपैट धोखा है, सब धोखा है, किसी चीज में नहीं आना, पेपर बैलेट ओनली। मोदी जी को इस वक्त कोई वोट नहीं देना चाहता सिवाय आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स के। ये चुनाव ही रद्द होने चाहिए ना सारे। पेपर बैलेट के बगैर जो चुनाव हुआ है उसकी कोई गारंटी नहीं, और वो धोखा ही धोखा है, बिल्कुल होने चाहिए। मध्य प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी पेपर बैलेट से चुनाव होगा। बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, सारी देश की जनता को आंदोलन करना पड़ेगा, खास तौर पे कमजोर तबकों को आंदोलन करना पड़ेगा। जब ही देश बचेगा, जब ही हम सब लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, वरना भारत का संविधान खत्म करके ये लोग देश को लूट लेंगे, देश के टुकड़े टुकड़े करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। बीजेपी 20 सीटें भी नहीं जीतेगी तब निष्पक्ष चुनाव है। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्टल बैलेट आते हैं, ये पता है आपको किसके आते हैं? सरकारी नौकरों के। आपने पिछले चुनाव में ऐसा नहीं देखा कि आर्मी के लोगों का वोट खड़ा होके कोई लगा रहा है, देखा है ना, आप ही लोगों ने वीडियो चलाई थी वो। ये भी कितना बड़ा विरोध है देश में कि कितना प्रेशर होता है पोस्टल बैलेट भेजने वालों के ऊपर कि तुम्हें बीजेपी को और आरएसएस को वोट देना होता है। उसके बावजूद भी 199 सीटों पे कांग्रेस जीत रही थी। तो अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव होंगे तो एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को। ये एक और इसका सबसे बड़ा सबूत है। अरे मोदी के सामने कोई है ही नहीं, जनता वोट कर रही मोदी को। नहीं, ईवीएम के सामने कोई नहीं है। मोदी जी तो किसी के सामने टिक नहीं सकते। अभी मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इस वक्त जो देश की जनता का हाल है, हम लोग तो सड़क पे रहते हैं ना, हम लोग ये बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज में जो नेतागण हैं जो सिर्फ ट्विटर पे रहते हैं जो सड़क पे चलते नहीं हैं, सड़क पे चलते नहीं हैं, वो नेता जो ट्विटर हैंडल्स पे रहते हैं सारे, उनके लिए, उनको तो शायद पब्लिक की नब्ज नहीं पता। जो लोग जमीन पे चल रहे हैं ना, हम जैसे लोग, हमें पता है ना नब्ज। मोदी जी को इस वक्त कोई वोट नहीं देना चाहता सिवाय आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स के। और उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम लोग ट्रेडिशनल आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं इसलिए दे रहे हैं। ये जो मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है, इन्होंने देश बेच दिया। हम खुद इनसे परेशान हैं, ऐसा बीजेपी और आरएसएस के लोग बोलते हैं। बुद्धिजीवी तबका कह रहा है 24 में और हिंदी बेल्ट में सिर्फ मोदी, इसके अलावा कोई और नेता नहीं। बुद्धिजीवी वो हो ही नहीं सकता जो ईवीएम का चुनाव को सपोर्ट करता है, वो बुद्धिजीवी ही नहीं हो सकता। बुद्धिजीवी सारी डेमोक्रेसीज में ईवीएम के चुनाव को मना करते हैं, बल्कि दूसरी जगहों पे तो आपने देखा होगा ना, पेपर बैलेट से भी जो चुनाव होता है उसका बैलेट बॉक्स ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी बैलेट बॉक्स होता है। ऐसा भी नहीं होता कि जिसमें अंदर नजर ना आए। क्यों होता है? ताकि एकदम साफ रहे। ये बेस्ट तरीका है दुनिया का, और भारत जो है बेस्ट डिजर्व करता है। बेस्ट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन जो है देश का भविष्य तय करती हैं। भारत के संविधान की मूलभूत गारंटी तय करती हैं कि हर एक नागरिक देश का बराबर का मालिक है। उसको सबसे सेफ तरीके से चुनाव कराए जाने चाहिए, सबसे घटिया और वर्स्ट तरीके से नहीं। किसी का क्या नुकसान हो जाएगा अगर पेपर बैलेट से चुनाव हो जाएंगे, ये बता दीजिए। इसका आज कैसा होगा ये? आज सिर्फ एक ही तरीका है, प्रोटेस्ट, और सब तरीके भूल जाएं आप। वीवीपैट धोखा है, सब धोखा है, किसी चीज में नहीं आना, पेपर बैलेट ओनली। पेपर बैलेट से चुनाव होगा, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, सारी देश की जनता को आंदोलन करना पड़ेगा, खास तौर पे कमजोर तबकों को आंदोलन करना पड़ेगा। जब ही देश बचेगा, जब ही हम सब लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, वरना भारत का संविधान खत्म करके ये लोग देश को लूट लेंगे, देश के टुकड़े टुकड़े करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो सड़क पर कब उतर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ आप? हम लोग तो जल्दी उतरेंगे। हम तो अभी भी, आज भी सड़क पे बैठे हैं। मैं अभी भी इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को समझना पड़ेगा कि अब सिर्फ उनकी सत्ता की बात नहीं रह गई, कौन पार्टी जीतेगी कौन पार्टी हारेगी इसकी बात ही नहीं रह गई। देश बचाना है, देश बचाना है अब आरएसएस और बीजेपी से। तो सबको अपने राजनीतिक जो हित हैं वो भूल कर और बड़ा दिल करके, मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी ये ईवीएम से भी चुनाव होते हैं। अगर सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो इस चुनाव में हुआ है वो गलती ना दोहराएं, बड़ा दिल करके सबको एडजस्ट करके चलें कि भाई अभी देश खतरे में है तो आरएसएस और बीजेपी को हटाएं। अगले चुनाव में किसी पार्टी को और ज्यादा मजबूत होने की भी टाइम मिलेगा। लेकिन अभी बीजेपी कह रही है देश बचाना है, मोदी को लाइए, नहीं तो सारे सब लूट के खा जाएंगे। मोदी जी तो खा रहे हैं लूट के, वो तो खाएंगे।
ये तो अडानी जी ने कितने पैसे देश के चुरा लिए, सारे देश खुशहाल हो जाएगा सिर्फ एक अडानी के पैसे वापस ले लिए जाए। ये है स्थिति आज की देश की। तो और लोग तो आके खाएंगे, मोदी जी तो खा रहे हैं अडानी जी के साथ मिलके। हर जगह लूट मचा रखी है मोदी जी और उनके मुट्ठी भर जो बिजनेसमैन, गुजराती बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मिलके पूरे देश में लूट मचा रखी है। तो वो तो कर रहे हैं, आने वाले लोग तो करेंगे। तो एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो आरएसएस और बीजेपी को रोकना चाहती हैं देश हित में, तो उनको आपको सबको बड़ा दिल करना चाहिए। ईवीएम के रहते भी 20 से 25% जो मैनिपुलेशन होती है, उसके रहते भी बीजेपी बिल्कुल देश में सरकार तो क्या 50 सीटें लायक भी नहीं बचेगी। अगर आप मानते हैं ईवीएम में हैकिंग हुई है, तो क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान में फिर से वोटिंग होनी चाहिए? ये चुनाव ही रद्द होने चाहिए ना सारे। पेपर बैलेट के बगैर जो चुनाव हुआ है उसकी कोई गारंटी नहीं, और वो धोखा ही धोखा है। बिल्कुल होने चाहिए मध्य प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी दोबारा चुनाव होने चाहिए। तो मोदी जी वैसे कह रहे हैं वन ये 8 नेशन सीटें वन भी नहीं आएंगे, ये 8 सीटें भी नहीं आएंगी ना। फिर ये भी तो समझिए आप, तेलंगाना में भी दोबारा चुनाव होंगे तो ये 8 भी सीटें नहीं आएंगी। अगर ईवीएम हट गई बीजेपी की 8 सीटें भी नहीं आएंगी। तेलंगाना में बता रहा हूं मैं आपको, बाकी जगह हो सकती है किसी किसी स्टेट में 8 सीटें आ जाए। कहने देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। ये उनका जो एक छुपा हुआ बात है वो भी समझिए। एक था ना महाभारत की कथा में, एक कथा है क्या, अश्वत्थामा बीच में हाथी धीरे से बोला और उसके बाद मारा गया। उसी तरीके से मोदी जी देश के लिए नहीं, देश के बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। बर्बाद धीरे से बोला जाए ताकि कोई सुने ना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, तो ईवीएम बैन के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, अर्जी दाखिल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट में हम ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी जी जा चुके हैं। लेकिन उस वक्त अहमद पटेल साहब और मोदी जी और अमित शाह जी की और अडानी जी की एक चौकड़ी थी। उस समय भी कांग्रेस के टाइम में भी ईवीएम से चुनाव कराने के लिए अहमद पटेल साहब जिम्मेदार हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो यही बात जानता भी हूं और मैं हर जगह बोलता भी हूं। उनकी अंडरस्टैंडिंग मोदी जी से, अमित शाह जी से और अडानी जी से थी। जानबूझ के 2014 के चुनाव भी मोदी जी जीते नहीं है, ईवीएम से जीते हैं। ये बात तथ्य है। अगर उसकी भी ईवीएम मशीनें निकाली जाएंगी तो यही सबूत आएंगे। अहमद पटेल साहब आज नहीं है तो, लेकिन उनके जाने के बाद भी अगर ये सच दुनिया के सामने नहीं आएगा तो हम कभी सच तक नहीं पहुंचे। बीजेपी कह रही है आजाद भारत में पहली बार इतना निष्पक्ष चुनाव आयोग मिला है, उस पर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। इतना निष्पक्ष जो ईवीएम से हट ही नहीं सकता। ईवीएम ही उस चुनाव आयोग की निष्पक्षता की गारंटी है और कोई गारंटी नहीं है। बाकी तो क्या क्या हो रहा है, मोदी जी ने क्या क्या बोला, नोटिस आया कोई भी, अमित शाह जी ने क्या क्या नहीं बोला।